Assalamu alaikum students, how are you? Hoping that you will be fine by the grace of Allah. Students, welcome to all of you and today we will start chapter number 12 of class 9th. 3 days to see यानी देखने के लिए 3 दिन. Students, this chapter is a story of a blind lady named Helen Keller. She became blind at the age of 19 months and she was great lover of nature. In this chapter she wishes only 3 days to see, and she tells us that how she would spend her time if she would be given this period. Students, let's start reading of paragraph number 1. Sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we die tomorrow. Such an attitude would emphasize sharply the values of life. We should live each day with gentleness, vigor, and a keenness of appreciation, which is often lost when time stretches before us in the constant panorama of more days and months and years to come. There are those, of course, who would adopt the Epicurean motto of eat, drink, and be merry, but most people would be chastened by the certainty of impending death. So let's start explanation of this paragraph. Sometimes I have thought that it would be an excellent rule to live each day as if we die tomorrow. कभी कभी मैंने ये सोचा कि ये अच्छी हुक्मरानी होगी कि अगर हमें पता हो कि कल हमने मर जाना है, या अगर हम इस तरह जिएं कि हमने कल मर जाना है तो ये हमारे लिए एक अच्छा तजर्बा होगा. Such an attitude would emphasize mean to force और जोर देना, attitude रवैया, sharply the values of life जिंदगी की कदरें या जिंदगी की इकदार. और इस तरह का रवैया तेजी से जिंदगी की कदर को वाजिया कर देगा. वी शुड लिव ईच डे विद जेंटलनेस नरमी, शराफत, नर्म रवैया, विगर एंड अ कीननेस ऑफ एप्रिसिएशन विच इज ऑफन लॉस्ट व्हेन टाइम स्ट्रेचेस बिफोर अस इन द कॉन्स्टेंट मीन मुसलसल, कॉन्टिन्यूअस पैनोरामा ऑफ मोर डेज एंड मंथ्स एंड ईयर्स टू कम. हमें हर दिन नरम मिजाजी, हौसला अफजाई और तारीफ की ख्वाहिश पर गुजारना चाहिए. ये इस वक्त जाया हो जाता है जब वक्त हमारे सामने दिनों, महीनों और मुसलसल आने वाले सालों की शक्ल में फैला होता है. There are those, of course, who would adopt the Epicurean motto of eat, drink and be merry, but most people would be chastened by the certainty of impending death. जाहिर है कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी एपिक्यूरियन का या अपनी जिंदगी का ये कॉल बनाए हुए हैं कि खाओ पियो और खुश रहो, यानी वो सिर्फ एक ही मोटो को फॉलो करते हैं कि सिर्फ खाना पीना और खुश रहना है. लेकिन जो ज्यादातर लोग हैं वो मौत के जरूर आने को अपने ऊपर हावी किए हुए हैं, यानी उनका अकीदा है कि एक दिन मौत जरूर आएगी. चेस्ट एंड पीछा करना, वैसे इसका जो है एग्जैक्ट मीनिंग पीछा करना है, लेकिन चेस्टेंड बाय द सर्टेनिटी ऑफ इम्पेंडिंग डेथ आपके ऊपर इस चीज को वाजिया कर देती है ये बात कि मौत हर टाइम हमारे सर पे एक तलवार की तरह लटक रही है. कुछ लोग इस बात पे यकीन करते हैं और इसको अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि एक दिन मौत जो है वो जरूर आएगी. स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सम अप दिस पैराग्राफ. This paragraph tells us that this is an excellent rule if we live every day as we have died tomorrow. Students, in this paragraph we have a motto to which some people follow: only eat, drink and be merry. But in some cases we should not do so. Students, you can see we have a question in the side box. How can you relate the underlined phrase with this paragraph? अंडरलाइन फ्रेज हमारे पास क्या है? ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी. आप इस फ्रेज को इस पैराग्राफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं? ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी मीन्स टू लिव ईच डे विद फाइन टेस्ट एंड विगर, कीननेस ऑफ एप्रिसिएशन एंड जेंटलनेस. वी शुड लिव ईच डे विद जेंटलनेस एंड कीननेस मीन्स के हमें हर दिन जो है वो एक अच्छे टेस्ट के साथ, नरमी के साथ, शफकत के साथ और हर चीज में दिलचस्पी के साथ गुजारना चाहिए. और इसके साथ साथ हमें ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि कल को हमें मर जाना है. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट पैराग्राफ. इन स्टोरीज द डूम्ड हीरो इज यूजुअली सेव्ड एट द लास्ट मिनट बाय सम स्ट्रोक ऑफ फॉर्च्यून, बट ऑलमोस्ट ऑलवेज हिज सेंस ऑफ वैल्यूज इज चेंज्ड. ही बिकम्स मोर अप्रिशिएटिव ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड इट्स परमानेंट स्पिरिचुअल वैल्यूज.
It has often been noted that those who live or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything they do. Let's see explanation of this paragraph. In stories, the doomed hero is usually saved at the last minute by some stroke of fortune. Stroke of fortune mean किस्मत के किसी झटके से. But almost always his sense of values is changed. कहानियों में आमतौर पर बर्बाद हीरो किस्मत के किसी झटके से आखिरी मिनट में बच जाता है, लेकिन तकरीबन हमेशा ही इनके इकदार की एहसास को बदल दिया गया है. He becomes more appreciative of the meaning of life and its permanent spiritual values. वो जिंदगी के मानी और इसके मुस्तकिल रूहानी इकदार की ज्यादा करीब हो जाता है. It has often been noted that those who live or have lived in the shadow of death bring a mellow sweetness to everything they do. ये अक्सर कहा गया है कि वो लोग जो मौत के साए में जिंदा हैं या जिंदा रह चुके हैं, हर इस काम में जो वो करते हैं एक खुशगवार मिठास लिए हुए हैं. स्टूडेंट्स, दिस पैराग्राफ टेल्स अस अबाउट द डूम्ड हीरो. इस पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है कि जब कहानियों में हम अक्सर देखते हैं कि कोई भी जो हीरो है वो आखिरी मिनट में बच जाता है और जो उसकी सेंस ऑफ वैल्यूज हैं वो हमेशा चेंज हो जाती हैं और वो जिंदगी की कदर को मजीद अच्छे तरीके से समझने लगता है. इन सिंपल इंग्लिश, इन दिस पैराग्राफ वी आर टोल्ड अबाउट अ हीरो. इन फिल्म्स वी कैन ऑल्सो सी दैट डूम्ड हीरो इज यूजुअली सेव एट द एंड एंड एट दैट मोमेंट ही अंडरस्टैंड द वैल्यूज ऑफ लाइफ. Students, now we will see paragraph number 3. Perhaps I can best illustrate by imagining what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. हेलन किलर क्या कहती है कि फर्ज करें मैं बेहतरीन तरीके से बता सकती हूँ या बयान कर सकती हूँ कि मुझे 3 दिन के लिए अपनी आंखें इस्तेमाल करने का मौका दिया जाए या मुझे देखने के लिए सिर्फ 3 दिन दिए जाएं, तो मैं सबसे ज्यादा क्या देखना पसंद करूंगी. Paragraph number 4. On the first day, I should want most to see the people whose kindness, gentleness and companionship had made my life worth living. Worth living, जीने के काबिल. पहले दिन मैं इन लोगों से मिलना चाहूंगी जिनकी मेहरबानी, नरम मिजाजी और सोबत ने मेरी जिंदगी को जीने के काबिल बनाया. Next, the next day, the second day of sight. अगले दिन यानी देखने के अगले दिन I should arise with the dawn and see the thrilling miracle by which night is transformed into day. Dawn, जब सुबह सुबह हल्की हल्की रोशनी और हल्का सा अंधेरा होता है उसको हम dawn कहते हैं. And see the thrilling miracle by which night is transformed into day. अगले दिन यानी देखने के दूसरे दिन मैं सुबह सवेरे उठूंगी और वो सनसनी हेज मौजज़ा देखूंगी जिसके जरिए रात दिन में बदल जाती है. I should behold with awe the magnificent panorama of life with which the sun awakens the sleeping earth. मैं खौफ के साथ ये देखना चाहूंगी जिंदगी का शानदार मंजर जिसके तहत सूरज सोई हुई जमीन को बेदार करता है. यानी हेलन किलर क्या कहती है कि मैं देखने के यानी दूसरे दिन जो है वो एक सनसनी हेज मौजज़ा देखूंगी कि कैसे रात दिन में बदल जाती है और सूरज जो है वो सोई हुई जमीन को जगा देता है. Students, Helen Keller wishes only 3 days to see, and in these paragraphs, Helen Keller says that if she would be given 3 days to see, first day she will spend her time with her near and dear ones. Second day of sight, she would see the nature, that how night changes into day and sun rays awakens the earth. We have a question in the side box. Why is the arising of the sun so special for the author? Helen Keller के लिए जो सूरज की शुआएं हैं, जैसे सूरज सोई हुई जमीन को बेदार करता है, ये मंजर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना खास है? द राइजिंग ऑफ द सन इज सो स्पेशल फॉर द ऑथर बिकॉज इट कैन ब्रिंग द डॉन ऑफ न्यू डे एंड शी कैन फील एंड सी द ब्यूटी ऑफ नेचर. इट इज द थ्रिलिंग मिरेकल बाय विच नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे. वो इसको एक मौजज़ा फील करती है कि जब सूरज जो है वो सोई हुई जमीन को बेदार करता है और कैसे एक अंधेरी रात जो है वो दिन में बदल जाती है. स्टूडेंट्स, लेट्स सी पैराग्राफ नंबर 6. दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हेस्टी ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट. I should want to see the pageant of man's progress, the kaleidoscopic of the ages. How can so much be compressed into one day through the museums, of course?
ट्रांसलेशन देखते हैं। दिस डे आई शुड डिवोट टू अ हेस्टी ग्लिम्स। हेस्टी ग्लिम्स एक तेज तरीन झलक ऑफ द वर्ल्ड पास्ट एंड प्रेजेंट। क्या कहती है हेलन किलर? इस दिन मैं दुनिया के माजी और हाल की जल्दबाजी में एक झलक वक्फ कर दूंगी। आई शुड वॉन्ट टू सी द पेजेंट ऑफ मैन्स प्रोग्रेस, द क्लाइडोस्कोपिक ऑफ द एजेस। मैं उम्र के रंगीन मनाजिर दिखाने वाले खिलौने से इंसान की तरक्की का मुशाहिदा करूंगी या इंसान की तरक्की का तमाशा देखना चाहूंगी। हाउ कैन सो मच बी कंप्रेस्ड इनटू वन डे? इतना कुछ कैसे एक दिन में समा सकता है? थ्रू द म्यूजियम्स ऑफ कोर्स, यकीनन अजायब घरों के जरिए। स्टूडेंट्स, इन दीज पैराग्राफ्स we learnt about first day, second day and third day of her sight, and on the third day she would see that how man is progressing. She would think about past, then would compare to present, but she thinks that only museum can tell about past. Students, let's see paragraph number 7. The following morning I should greet the dawn, anxious to discover new delights, for I am sure that for those who have eyes which really see, the dawn of each day must be perfectly new revelation of beauty. This, according to the terms of my miracle, is to be my third and last day of sight. हेलन किलर क्या कहती है? The following morning I should greet the dawn. आने वाली सुबह में तुलुए फजर को सलाम पेश करूंगी। Anxious to discover, और नई दरियाफ्त के लिए बेचैन। New delights, और नई नेमतें। For I am sure that, जिनके लिए मुझे यकीन है। For those who have eyes which really see, और जिनके पास आंखें हैं और वो हकीकी तौर पर या वाकई देखते हैं। द डॉन ऑफ ईच डे मस्ट बी परफेक्टली न्यू रेवलेशन ऑफ ब्यूटी। जिनके पास आंखें हैं उनके लिए हर सुबह एक नई खूबसूरती का इंकशाफ होता होगा। दिस, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ माई मिरेकल, मिरेकल मीन मोजा, इज टू बी माई थर्ड एंड लास्ट डे ऑफ साइट। मेरे मोजे के मुताबिक ये मेरे देखने का आखिरी और तीसरा दिन होगा। Students, Helen Keller describes that people who have eyes to see are very fortunate, and every morning would be new experience for them. We have a question in the side box. What does the revelation of beauty means to her? उसके नजदीक जो कुदरत का इंकशाफ है या खूबसूरती का इंकशाफ है, इससे क्या मुराद है? The revelation of beauty means to her that she can feel the beauty of nature and the coming of the spring. It means to have a glimpse of beauty made by Allah. Students, let's see paragraph number 8. I shall have no time to waste in regret for longing. There is so much to see. The first day I devoted to my friends, animate and inanimate. The second revealed to me the history of man and nature. Today I shall spend in the workday word of the present, amid the haunts of men, going about the business of life. And where can one find so many activities and conditions of men as in New York? So the city becomes my destination. Explanation देखते हैं। I shall have no time to waste in regret कहते हैं पछताने को, for longing ख्वाहिशात में। There is so much to see. हेलन किलर क्या कहती है? मेरे पास किसी चीज को रद्द करते हुए या किसी चीज के लिए पछताते हुए जाया करने के लिए कोई वक्त नहीं। यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। The first day I devoted to my friends. मैंने पहला दिन अपने दोस्तों में गुजारा। Animate and inanimate, जो जिंदा हैं और मर चुके हैं, उनके लिए वक्फ कर दिया। The second day revealed to me the history of man and nature. दूसरे दिन मैंने इंसान और फितरत के बारे में जाना। Today I shall spend in the workday word of present, amid the haunts of men. Amid कहते हैं घेरे हुए। The haunts of men, going about the business of life. आज का दिन मैं रोजमर्रा के काम में गुजारूंगी। मुसीबत में घिरे लोग जो जिंदगी के कारोबार से गुजर रहे हैं। एंड वेयर कैन वन फाइंड सो मैनी एक्टिविटीज एंड कंडीशंस ऑफ मैन एज इन न्यूयॉर्क। और जहां एक इंसान न्यूयॉर्क में बंदों की इतनी सरगर्मियां और हालात तलाश कर सकता है। सो द सिटी बिकम्स माई डेस्टिनेशन, तो ये शहर मेरी मंजिल बन जाता है। स्टूडेंट्स, इन दिस पैराग्राफ Helen Keller describes that if she would be given 3 days to see, she would have no time for regret for her wishes. She says that I have little time and there are many things to see in this world. Question देखते हैं। Why has she no time to waste in longings? ख्वाहिशात के पछतावे के लिए उसके पास क्यों वक्त नहीं है? Students, the answer will be she has no time to waste in regret for longings because the 3 days has given her
a lot of revelation, or you can say only 3 days given her to see the beauty of nature. The next paragraph. Now and then I have tested my seeing friends to discover what they see. Recently I was visited by a very good friend who had just returned from a long walk in the woods. I asked her what she had observed. Nothing in particular, she replied. I might have been incredulous had I not been accustomed to such responses, for long ago I became convinced that the seeing see little. Now and then I have tested my seeing friends to discover what they see. Now and then is a phrasal verb and its mean कभी कभार. हेलन किलर क्या कहती है कि मैं कभी कभार अपने देखने वाले दोस्तों से मालूम करती हूँ कि वो क्या देखते हैं. Recently I was visited by a very good friend who had just returned from a long walk in the woods. हाल ही में मैं एक अपनी बहुत अच्छी दोस्त से मिली जो जंगल में एक तवील चहलकदमी के बाद वापस आई. I asked her what she had observed. मैंने उससे पूछा तुमने क्या मुशाहिदा किया. Nothing in particular, कुछ खास नहीं. She replied, उसने जवाब दिया. I might have been incredulous had I not been accustomed to mean आदी होना. Such responses. वो क्या कहती है कि मुझे कुछ एतमाद हासिल ना हुआ और मैं ऐसे रद्दे अमल से वाकिफ नहीं हुई, लेकिन अब मुझे इस तरह के जवाबात की आदत हो चुकी थी. For long ago I became convinced that the seeing see little. काफी अरसा पहले मेरा इस बात पर यकीन बन गया था कि देखने वाले लोग बहुत कम देखते हैं. Students, now I have to sum up this paragraph, and in this paragraph Helen Keller feel very bad for the people. She says that people with sight see very little and everything passes by without seeing. Students, next we will see paragraph number 10. How was it possible, I asked myself, to walk for an hour in the woods and see nothing worthy of note? I who cannot see find hundreds of things to interest me through mere touch. I feel the delicate symmetry of a leaf. I pass my hands lovingly on the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of a pine. In spring I touch the branches of trees hopefully in search of a bird, the first sign of awaking nature after her winter sleep. I feel the delightful velvety texture of a flower and discover its remarkable convolutions, and something of the miracle of nature is revealed to me. Occasionally, if I am fortunate, I place my hand gently on a small tree and feel the happy queer of a bird in full song. I am delighted to have the cool waters of a brook rush through my open fingers. To me, a lush carpet of pine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug. To me, the pageant of season is a thrilling and unending drama, the action of which streams through my fingertips. Translation देखते हैं इस पैराग्राफ की. How was it possible, I asked myself, to walk for an hour in the woods and see nothing worthy of note. मैंने अपने आप से पूछा ये कैसे मुमकिन है कि 1 घंटा चहलकदमी के बाद तवज्जो करने के लिए भी कुछ हासिल ना हुआ हो या कुछ दिलचस्प देखने को ना मिला हो. I who cannot see, मैं जो नहीं देख सकती, find hundreds of things to interest me through mere touch. मैं जो देख भी नहीं सकती, सिर्फ छूने के अमल से दिलचस्पी की सैकड़ों चीजें तलाश कर सकती हूँ. I feel the delicate symmetry. Delicate mean नाजुक और symmetry तनासुब. I feel the delicate symmetry of a leaf. मैं एक पत्ते का नरमो नाजुक तनासुब महसूस कर सकती हूँ. I pass my hands lovingly on the smooth skin of a silver birch or the rough shaggy bark of a pine. मैं चांदी जैसे स्नोबर के दरख्त की हमवार छाल या देवदार के दरख्त की खुरदरी बालों वाली छाल पर प्यार से अपना हाथ फेरती हूँ. In spring I touch the branches of trees hopefully in search of a bird, the first sign of awaking nature after her winter sleep. बहार के मौसम में कली की तलाश में दरख्तों की शाखों को छूती हूँ, जो कि मौसम सरमा में नींद के बाद बहार के जागने का पहला इशारा है. आप देखते हैं कि जो मौसम सरमा है वो खजा की अलामत है. उसके बाद जब बहार आती है तो नई कलियां खिलती हैं, नए फूल खिलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बर्ड, एक नई कोम्पल को कहते हैं.
I feel the delight velvety texture of a flower, velvety मखमली texture एक बनावट या पुरपेच of a flower and discover its remarkable convolutions and something of the miracle of nature is revealed to me. मैं फूल की मखमली साख्त पर लज्जत महसूस करती हूँ और इसकी पुरपेच काबिले कदर दरियाफ्त पर और कुदरत के मौजज़े पर जो इसने मुझ पर अया की है. Occasionally, if I am fortunate, और कभी कभार या बाज औकात अगर मेरी किस्मत अच्छी होती है, I place my hand gently on a small tree. मैं अपना हाथ नरमी से एक छोटे दरख्त पर रखती हूँ या एक पौधे पर रखती हूँ and feel the happy queer of a bird in full song. और क्या कहती है कि कभी कभार अगर बहार में खुशकिस्मत हूँ, मैं नरमी से अपना हाथ दरख्त पर रखती हूँ या छोटे पौधे पर रखती हूँ और मैं परिंदों को पूरे जोबन से या पूरे जोश से गाते हुए महसूस करती हूँ. I am delighted to have the cool waters of a brook rush through my open fingers. मैं नदी का ठंडा पानी अपनी उंगलियों में से गुजरते हुए पाकर बहुत खुशी महसूस करती हूँ. To me, a lush carpet of fine needles or spongy grass is more welcome than the most luxurious Persian rug. मेरे लिए स्नोबर के सब्ज पत्तों का कालीन या नर्म मखमली घास फारसी कालीन की निस्बत बहुत ज्यादा आरामदेह और खुशी का बायस है. To me, the pageant of season is a thrilling and unending drama, the action of which streams through my fingertips. मेरे लिए मौसमों की सनसनी हेजी और तमाशा ना खत्म होने वाला ड्रामा है जिसका नजारा मैं अपनी उंगलियों के पोरों के जरिए महसूस करती हूँ. Students, now I have to sum up this paragraph. This paragraph shows that how much Helen Keller was lover of nature and she was very near to nature, and in spite of having no eyes to see, she feels the structure of birds and flowers, and she says that everything of nature is very near to me. Helen Keller was very conscious about these things, even she feels how water flows through her fingertips. Students, you can see that we have a question in the side box. What is the meaning of the underlined phrase? Underlined phrase है जो हमारे पास, उसका क्या मतलब है? Thrilling and unending drama. The meaning of the underlined phrase is a thrilling and unending drama that has become dead and slow. The authoress feels the change of season like a continuous drama. Students, paragraph number 11. If I were the president of a university, I would set up a course called How to Use Your Eyes. The professor would try to show his pupils how they could add joy to their lives by really seeing what passes unnoticed before them. He would try to awaken their dormant and sluggish faculties. क्या कहती है हेलन किलर? If I were the president of a university, अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी की सदर होती, I would set up a course called How to Use Your Eyes. तो मैं वहां एक लाजमी कोर्स कायम करती कि किस तरह अपनी आंखों का इस्तेमाल करें. The professor would try to show his pupils how they could add joy to their lives by really seeing what passes unnoticed before them. तो प्रोफेसर अपने शागिर्दों को ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह खुशी शामिल कर सकते हैं अपनी जिंदगियों को उन चीजों को देखकर जो बगैर देखे उनके सामने से गुजर जाती हैं. He would try to awaken their dormant and sluggish faculties. Dormant and sluggish, गैर फाल और सुस्त. वो उनके गैर फाल और सुस्त जहनों को जगाने की कोशिश करेगा. Students, explain the difference between facilities and opportunities. Facility means relaxations given to a person for particular purpose. Facilities यानी सहूलियात वो होती हैं जो किसी खास मकसद के तहत किसी भी शख्स को दी जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं रहते हैं तो वहां पे मौजूद तमाम जो सहूलतें हैं वो फैसिलिटीज कहलाती हैं. अपॉर्चुनिटीज मीन टाइम गिवन टू अ पर्सन टू प्रूव हिमसेल्फ. अपॉर्चुनिटी वो उसको कहते हैं कि अगर किसी शख्स को कोई दिया जाता है, कोई अपने आप को प्रूव करने के लिए चांस दिया जाता है, तो इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी. Students, now I am going to sum up this paragraph, and in this paragraph Helen Keller wished for one more thing, that if she were the in charge of any university, she would establish the course about using of eyes. Students, now we will move towards the glossary of this chapter. Bark, chhal, the outer covering of a tree. Birch, a tree with smooth branches, यानी स्नोबर का दरख्त. चेस्टन का मतलब होता है पीछा करना, लेकिन यहाँ हम इसको सजा याफ्ता वर्ड के तौर पे भी यूज कर सकते हैं. टू मेक समवन फील सॉरी फॉर व्हाट ही हैज डन.
डूम्ड, सर्टेन टू फेल, सफर, डाई, किसी चीज का शिकार होना, मर जाना, खत्म हो जाना या नाकामी का यकीनी बन जाना। इनएनिमेट, मुर्दा, नॉट अलाइव द वे पीपल, एनिमल्स और प्लांट्स आर। मेलो, बिकम्स लेस एक्सट्रीम इन बिहेवियर, अपने रवैये में किसी भी चीज में शिद्दत की कमी। मेलो स्वीटनेस, एक रस भरी मिठास। पेजेंट, अ सीरीज ऑफ इंटरेस्टिंग इवेंट्स। पैनोरामा, मंजर, अ व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ लैंड। शैगी, हैविंग लॉन्ग एंड अनटाइडी हेयर, एक ऐसी छाल जिस पर लंबे या खुरदरे बाल मौजूद हो। स्ट्रोक, अ मार्क मेड बाय मूविंग अ पेन, ब्रश एटसेट्रा। टेक्सचर, किसी चीज की साख्त। द फील ऑफ अ फैब्रिक और सब्सटेंस, जब हम कोई भी कपड़ा चेक करते हैं तो उसको जब हम फील करते हैं तो वो उसकी साख्त है या उसका जो है वो टेक्सचर है। स्टूडेंट्स, नाउ आई हैव टू गिव ब्रीफ समरी ऑफ दिस चैप्टर. After reading this chapter, we are able to conclude the point that we should thank to Allah Almighty for making us complete. Especially when man is blind, it means he or she is completely restricted to enjoy the beauty of nature and life becomes colorless. Alhamdulillah, Allah created us complete. Students, as we have done explanation of this chapter, now we will move towards question answers. First of all, we will solve unit related question answers. So let's see question number 1. How can you relate the underlined phrase with this paragraph? Underlined phrase जो है वो आपके चैप्टर में है eat, drink and be merry फर्स्ट पैराग्राफ में. तो आप उसको पैराग्राफ से कैसे रिलेट करेंगे? Eat, drink and be merry means to live each day with fine taste and vigor. We should live each day with gentleness and keenness. खाओ पियो और खुश रहो, इसका मतलब यह है कि हमें हर दिन एक नए जायके और एक नई मिठास के साथ जीना चाहिए और हर दिन हमें नरमी, शफकत, नरमिजाजी और दिलचस्पी के साथ जीना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं. Why is the arising of the sun so special for the author? हेलन किलर के लिए जो सूरज का तुलू होना है वो क्यों खास है? The rising of the sun is so special for the author because it can bring the dawn of new day and she can feel and see the beauty of nature. It is the thrilling miracle by which night is transformed into day. हेलन किलर सूरज के तुलू होने से बहुत ज्यादा मुतासिर होती है. उसके लिए ये जो टाइम है बहुत खास है क्योंकि वो इससे कुदरत की खूबसूरती को और कुदरत का जो सनसनी हेज मौजा है उसको बहुत ज्यादा इंजॉय करती है और उसको देख के बहुत खुश होती है कि कैसे एक रात, एक अंधेरी रात जो है वो दिन में बदल जाती है. नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डज द रेवलेशन ऑफ ब्यूटी मीन्स टू हर? उसके नजदीक जो है वो कुदरत का या खूबसूरती का नया इंकशाफ, इससे क्या मुराद है? द रेवलेशन ऑफ ब्यूटी मीन्स टू हर दैट शी कैन फील द ब्यूटी ऑफ नेचर and the coming of the spring. It means to have a glimpse of beauty made by Allah. इसका क्या मतलब है कि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज को देखती है और खूबसूरती की एक झलक देखती है और वो ये कहती है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं उनके लिए हर सुबह एक नया या एक नई खूबसूरती का इंकशाफ होता होगा. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4. Why has she no time to waste in longings? उसके पास जो है वो ख्वाहिशात के पछतावे के लिए वक्त क्यों नहीं है? She has no time to waste in longings because there is much to see. She is an optimistic woman. Optimistic, रजायत पसंद. उसके पास ख्वाहिशात के पछतावे के लिए वक्त इसलिए नहीं है क्योंकि वो कहती है कि देखने के लिए दिन बहुत कम है और इस दुनिया में देखने के लिए बहुत कुछ है. नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 5. What is the meaning of the underlined phrase? Underlined phrase आपकी टेक्स्ट बुक में है thrilling and unending drama. The meaning of the underlined phrase is a thrilling and unending drama that has become dead and slow. The authoress feels the change of season like a continuous drama. हेलन किलर मौसम के तब्दील होने को एक अनएंडिंग ड्रामा यानी ना खत्म होने वाला नाटक कहती है. वो कहती है जब मौसमों की वो सनसनी हेजी को देखती है, मौसमों में तब्दीली देखती है तो वो इसको एक ड्रामे से कंपैरिजन करती है. नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट क्वेश्चन यूनिट रिलेटेड है हमारे पास. एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज. फैसिलिटी यानी सहूलियात और मौके में क्या फर्क है? फैसिलिटीज मीन्स रिलैक्सेशंस गिवन टू अ पर्सन फॉर पर्टिकुलर पर्पज. फैसिलिटी से मुराद है
कि किसी भी शख्स को जो है वो किसी खास मकसद के लिए कोई भी आरामदेह सहूलियात जो दी जाती हैं उसको हम फैसिलिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी जगह जब रहते हैं तो वहां पे मौजूद हमारी जो रिलैक्सेशन के लिए जो चीज अवेलेबल होती है वो फैसिलिटी होती है। अपॉर्चुनिटीज मीन टाइम गिवन टू अ पर्सन टू प्रूव हिमसेल्फ। और मौके से क्या मुराद है? जब किसी इंसान को अपने आप को साबित करने के लिए चांस दिया जाए या वक्त दिया जाए वो अपॉर्चुनिटी कहलाता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन आंसर comprehension question answers. So let's see question number 1. Who was Helen Keller? Helen Keller was American woman. After illness she became blind and deaf at the age of 19 months. हेलन किलर जो थी वो अमेरिकन खातून थी और 19 माह की थी जब वो डेफ और ब्लाइंड हो गई, यानी वो नाबीना हो गई थी। एट द एज ऑफ 7 years एन सॉलिवन टुक चार्ज ऑफ हर। ये एन सॉलिवन हेलन किलर की टीचर का नाम है जिन्होंने 7 साल की उम्र में उनका इंचार्ज लिया। शी वॉज 20 years old, ग्रेजुएट ऑफ द पर्किन स्कूल फॉर द ब्लाइंड। पर्किन स्कूल से 20 साल की उम्र में ग्रेजुएशन किया। शी वॉज अ ग्रेट ऑथर और वो एक अजीम मुसन्निफा थी। क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब द थॉट एक्सप्रेस्ड बाय द ऑथर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। मुसन्निफा जो है यानी हेलन किलर क्या अपने एहसासात का इजहार करती है पैराग्राफ नंबर 1 में। शी सेड दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल टू लिव ईच डे एज इफ वी शुड डाई टुमारो। इन दिस वे द वैल्यूज ऑफ लाइफ वुड बी राइज। क्या कहती है कि हर दिन हमें इस तरह जीना चाहिए कि जैसे कल को हमें मर जाना है, और अगर हम इस तरह जिएंगे या इस रूल के साथ जिएंगे तो हमारे नजदीक जिंदगी की अहमियत जो है वो बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट मेक्स यू फील दैट ऑथर इज सैड एंड डिप्रेस्ड। आपको कैसे लगता है या आप कैसे फील करते हैं कि ऑथर जो है वो सैड है, उदास है और डिप्रेस्ड है। द ऑथर इज सैड एंड डिप्रेस्ड दैट द पीपल विद साइट कैन सी लिटिल इवन दो शी कैन सी मच बेटर देन पीपल विद साइट। हेलन किलर अपना एक्सपीरियंस बयान कर रही है कि जिन लोगों के पास आंखें हैं और वो देख सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके सामने से कई चीजें जो है वो अननोटिस गुजर जाती हैं और उस पर वो कोई तवज्जो नहीं देते। उन लोगों के लिए हेलन किलर बहुत जो है उदास फील कर रही है, बहुत उदासी फील करती है कि जिनके पास आंखें हैं उनकी निस्बत हेलन किलर के पास आंखें नहीं है लेकिन फिर भी वो अच्छा देख सकती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाउ डू यू गेट एन इम्प्रेशन दैट हेलन किलर वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर। आप किस तरह ये तासुर लेते हैं कि हेलन किलर जो थी वो फितरत की एक एडमायरर थी, तारीफ करने वाली थी कुदरत की। शी वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ नेचर। शी विजिट्स नेचर एंड वॉक्स इन द वुड्स इन सर्च ऑफ न्यू बर्ड्स एंड प्लांट्स। शी फील्स द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स एंड फ्लोइंग वाटर थ्रू हर फिंगर्स। हम देखते हैं कि हेलन किलर जो है वो एक नई कोम्पल की, नए फूलों की तलाश में जंगल में चहलकदमी करती थी और बगैर देखे सिर्फ महसूस करके वो कुदरत की तारीफ बयान करती थी। इवन के ठंडा पानी जो था नदी का उसको भी अपनी उंगलियों से बहते देखकर या बहते हुए महसूस करके बहुत खुश होती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है। पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ साइट नॉट डिवाइड ऑफ इमेजिनेशन। डिस्कस रेफरिंग टू द टेक्स्ट। आई हु कैन नॉट सी फाइंड 100 of things to interest me through mere touch. I feel the delicate symmetry of a flower. I pass my hands lovingly on the smooth skin of a branch. जो लोग देखने से महरूम हैं लेकिन इमेजिनेशन में वो किसी चीज को फील कर सकते हैं, उसको पोर्ट्रे कर सकते हैं। कैसे? अब देखें, हेलन किलर के पास देखने के लिए आंखें नहीं थी, वो नाबीना थी। इसके बावजूद भी वो सिर्फ छू कर पत्तों के नरमो नाजुक तनासुब को महसूस करती थी और उसके बाद बहुत प्यार से पौधे की शाख पे अपना हाथ फेरती थी एक नई कोम्पल की तलाश में। क्वेश्चन नंबर 6 है। टू मी द पेजेंट ऑफ सीजन्स इज एन अनएंडिंग ड्रामा। कमेंट। क्या कहती है कि मेरे नजदीक जो मौसमों की सनसनी हेजी है वो एक ना खत्म होने वाला नाटक है। इस पे तबसरा कीजिए। दिस फ्रेज टेल्स दैट द पेजेंट ऑफ सीजन इज एन अनएंडिंग ड्रामा। चेंज इन द सीजन इज एंडलेस। आफ्टर वन सीजन द अदर कम्स एंड दिस प्रोसेस रिमेन्स कॉन्टिन्यू। क्या कहती है? इसको ड्रामा कह के क्यों पुकारती है कि एक मौसम के बाद दूसरा आता है और फिर इसी तरह ये सिलसिला जारी रहता है, जिसको वो एक ना खत्म होने वाला नाटक कहती है। ओके स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट दैट लेसन. आई होप यू अंडरस्टूड इट and enjoyed a lot.